हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस साइन। आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे, हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं और आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए। हम लोग अभी ये 7th क्लास ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक चल रही है अभी, और हम क्लास 7 का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने धरातल के रूप बदलने के कारक पढ़े थे, लेकिन हम आंतरिक कारक पढ़े थे, आंतरिक कारक। और आज बाह्य कारक पढ़ेंगे कि बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं जिससे धरातल का रूप बदलता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने के 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक बल धरातल के अंदर कार्य करता है जिसे आंतरिक बल कहते हैं, तथा दूसरा बल धरातल के ऊपरी भाग पर कार्य करता है जिसे बाह्य बल कहते हैं। भूपटल पर इन्हीं दोनों शक्तियों के कारण परिवर्तन होता है। मतलब भूपटल पर आंतरिक बल में क्या था कि आंतरिक बल में जब परिवर्तन होते हैं तो वो पृथ्वी की धरती अंदर परिवर्तन होते हैं। आंतरिक बल कैसे कार्य करते हैं? जब कार्य करते हैं तो कहते हैं प्लेटें उसकी खिसकती हैं, जिससे ज्वालामुखी आता है, भूकंप आता है। और क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्वत का निर्माण होता है, पठार पर्वत, ये सब चीज़ें ये आंतरिक बल कार्य करते हैं, तब ये होता है। और जब बाह्य बल कार्य करते हैं तो धरातल पे जो रूप उनका बदलता है आज हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि जब धरातल बाह्य रूप से धरातल बदलता है तो उसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार होते हैं। आंतरिक शक्तियाँ पर्वत, पठार आदि भूदृश्य उत्पन्न करती हैं। आंतरिक शक्तियाँ जब जैसे प्लेटें, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्लेटें जब खिसकती हैं तो पर्वत, पठार, भ्रंश घाटी, इन सब का निर्माण होता है, मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। तो यहाँ पे है आंतरिक शक्तियाँ पर्वत, पठार आदि भूदृश्य उत्पन्न करती हैं। तो बाह्य शक्तियाँ जैसे प्रवाहित जल, नदी, हिमानी, पवन और समुद्र की लहरें पृथ्वी की धरातलीय संरचनाओं को काट छाट कर समतल बनाती हैं। मतलब जब आंतरिक शक्तियाँ कार्य करती हैं तो क्या होता है, पर्वत का निर्माण होता है, पठार का, अन्य प्रकार के भूदृश्य उत्पन्न करती हैं। लेकिन जब बाह्य शक्तियाँ कार्य करती हैं तो प्रवाहित जल, नदियाँ, हिमानी, पवन और समुद्र की लहरें पृथ्वी की धरातलीय संरचनाओं को काट छाट कर, मतलब कि नदियों द्वारा जो चीज़ें बहा कर ले जाती हैं और जो पवन होती हैं उनके द्वारा तो इन सब के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो बाह्य कारक कहलाएंगे, धरातल पे परिवर्तन के बाह्य कारक कहलाएंगे। तो काट छाट कर समतल भी करती हैं। देखते हैं आगे। पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़फोड़, यानी तोड़फोड़ को क्या कहते हैं, अपक्षय कहेंगे ना। तो पृथ्वी की बाह्य शक्तियों द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़फोड़ की जाती है। तोड़फोड़ से प्राप्त अवसादों, टुकड़ों को बाह्य शक्तियों द्वारा अपर्दन और परिवहन कर अन्यत्र निक्षेपित, मतलब कि तोड़फोड़ करके जो प्राप्त टुकड़े होते हैं, जो अवसाद होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनको बाह्य शक्तियों द्वारा, मतलब हवा द्वारा या जल द्वारा, किसी भी चीज़ द्वारा, बाह्य शक्तियों द्वारा अपर्दन व परिवहन कर, मतलब वहाँ से ले जाके अन्य कहीं जगह एकत्रित कर देते हैं ना, ये लिखा है अन्यत्र निक्षेपित कर दिया जाता है। और अपक्षय, अपर्दन व निक्षेपण की इस संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? जब अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण होता है तो इसकी संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है? अनच्छादन कहलाती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि अनच्छादन क्या होता है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्वेश्चन इसी टाइप से भी बनते हैं यहीं से। चलिए आगे देखते हैं। अनच्छादन कहते हैं ऊंचे भाग को अपक्षय और अपर्दन की क्रिया द्वारा समतल मैदान में बदलने की क्रिया होती है। जब जो बहुत ऊंचे भाग होते हैं तो जब उनमें अपक्षय और अपर्दन होता है तो उसके द्वारा क्या होता है कि वहाँ का मैदान समतल हो जाता है, मतलब समतल में बदल जाता है, बदलने की क्रिया होती है। अपक्षय और अपर्दन क्या है, हम इसको अलग अलग समझेंगे कि अपक्षय और अपर्दन क्या होता है। ऋतु और मौसम के प्रभाव द्वारा चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती फूटती रहती हैं। जैसे ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं, मौसम में कोई भी अलग परिवर्तन अगर हुआ तो चट्टानें धीरे धीरे अपने ही स्थान पर वहीं पर टूटते हैं, टूटती फूटती रहती हैं। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया क्या कहलाती है? अगर चट्टान अपने ही स्थान पर टूट फूट रहे हैं तो उसकी क्रिया क्या कहलाएगी? अपक्षय कहलाएगी। इसमें टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाता है। अपक्षय, उसमें टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, वहीं पे ही रहेंगे, टूट फूट के वहीं पर अलग होंगे। क्या होता है अपक्षय? अपक्षय के कार्य में
कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं? ताप, जल, पाला, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव का हाथ रहता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का हो सकता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। मतलब 3 कारण ऐसे हो सकते हैं जिनसे अपक्षय की क्रिया होती है। और कौन कौन से हो सकते हैं? भौतिक भी हो सकता है, रासायनिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है, जिसके कारण अपक्षय होता है। तो हम लोग इसको अपक्षय को समझे। आप लोग अपक्षय में और अपरदन में अंतर समझिएगा कि अपक्षय क्या होता है। जब मौसम के द्वारा जब वहीं पे चट्टानें वहीं टूटती हैं, वहीं बिखरती हैं, वहीं पे रहती हैं, उसके टुकड़े वहीं पे रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अपक्षय कहेंगे। ठीक, ये देखिए, यही अपने ही जगह पे ये टूटी हुई हैं, ये अपने ही जगह पे टूट फूट कर यहीं पे रहती हैं, तो ये भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आएगा। चट्टानें दिन में सूर्य की गर्मी से गर्म होकर फैल जाती हैं और रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। चट्टानें, जाहिर सी बात है, सूर्य की गर्मी जब पाती हैं, सूर्य उससे गर्म होकर फैल जाती हैं। कोई भी चीज़ अगर गर्म की जाती है, जैसे प्लास्टिक का कोई चीज़ गर्म करी है तो वो फैलने लगती है। तो जब सूर्य से गर्म होती हैं तो वो फैल जाती हैं, और जब तापमान कोई चीज़ जब ठंडा होता है तो वो सिकुड़ता है। तो उसी तरीके से जब रात में तापमान कम होने के कारण सिकुड़ जाती हैं। इससे चट्टानें धीरे धीरे कमजोर, जब उनका रोज़ मतलब नियमित अगर फैलाव हो रहा है, फिर सिकुड़ रहा है, फिर फैलाव हो रहा है, फिर सिकुड़ रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा कि वो चट्टानें कमज़ोर पड़ने लगती हैं और टूट जाती हैं। जैसे जलती लालटेन के शीशे पर पानी की छींटें पड़ने से शीशा चटक जाता है। अब दिन भर गर्म हुई रहती है, रात में ठंडी पड़ती हैं, दिन भर गर्म हुई रहती है, रात में ठंडी पड़ती है। तो सेम वैसे ही जैसे कि जलती लालटेन के शीशे पर पानी की छींटें पड़ने से शीशा चटक जाता है। इससे चट्टानें छोटे छोटे कणों में टूटकर बिखरने लगती हैं। हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है। चट्टानों के इस प्रकार टूटने को क्या कहेंगे? जब इस तरीके से टूटते हैं तो उसे भौतिक अपक्षय कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय क्या होता है? इसको बहुत डीप में मत पढ़िए रासायनिक अपक्षय, क्योंकि ये ही इम्पॉर्टेंट है कि अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ये आप समझ लीजिए, इसको आपके समझने के लिए ज़रूरी है। रासायनिक अपक्षय, चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क से इन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन से सैल यानी चट्टान के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। क्या लिखा है? चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण होता है। जानते ही हैं कि जो चट्टानें होती हैं उनमें एक नहीं कई खनिज होते हैं, कई खनिजों का वो सम्मिश्रण होता है। पानी के संपर्क में आने से इन तत्वों में परिवर्तन होता है। जब वो पानी के संपर्क में आते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन से चट्टान के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और रासायनिक प्रक्रिया से चट्टानें टूटने लगती हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लग जाता है, जैसे पानी के संपर्क में अभी लोहा आता है तो उसमें जंग लग जाता है और वह धीरे धीरे परत ढीला होकर अलग होने लगता है। जंग लगने के बाद लोहे की परत को ढीला करके अलग कर देता है। जैविक अपक्षय, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा चट्टानें कमजोर होती हैं। जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना तथा मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें बनाना, सुरंग बनाना आदि। जिसमें जीव जंतु या मानव का कोई रोल होता है जिससे चट्टानें टूटे, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कि यहाँ पे उसको क्या कहा जाएगा कि ये जैविक कारक हुए अपक्षय के। अपक्षय के 3 कारक, भौतिक कारक, रासायनिक कारक। जब जैसे कि अनेक चीज़ों के सम्मिश्रण से जो चट्टानें बनती हैं तो वर्षा का जल जब उस पर पड़ता है तो क्या होता है कि चट्टानें टूटने लगती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल था कि जैसे लोहे पे अगर पानी पड़े तो लोहे में जंग लग जाता है। सेम वही उसी तरीके से ये एक कारक था रासायनिक कारक का। जैविक कारक में मनुष्य, जीव जंतु आते हैं, जैसे कि पशु पक्षियों द्वारा वहाँ पे बिल बनाना और मनुष्य द्वारा वहाँ पे खुदाई करना इत्यादि, सुरंग बनाना इत्यादि। इसी प्रकार की चट्टानों में दरारों में जब हवा और पक्षियों द्वारा बीज पहुँचा दिया जाता है तब वहाँ पे पौधा भी उगने लगता है। ये देखिए, पौधा भी उगने लगता है, पौधा भी उगने लगता है। धीरे धीरे वृक्ष का रूप लेने पर उसकी जड़ें चट्टानों को कमजोर कर देती हैं। इसे ही जैविक अपक्षय कहते हैं। हम लोगों ने अपक्षय पढ़ा। अपक्षय किस चीज़ के लिए पढ़े थे कि अपक्षय और अपरदन किस चीज़ के लिए पढ़े थे? अपक्षय अपरदन हम लोगों ने इसी के लिए पढ़ा कि जो धरातल पर बाह्य परिवर्तन होते हैं उसके लिए अपक्षय और अपरदन ही जिम्मेदार होते हैं, जिसमें अपक्षय को हम लोगों ने समझा। अब अपरदन क्या है देखते हैं।
जब प्रवाहित जल, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी आदि शक्तियाँ चट्टानों में तोड़-फोड़ करती हैं तथा परिवहन द्वारा उन्हें दूसरी जगह ले जाती हैं तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। इस क्रिया को अपर्दन, इसमें कटाव और बहाव की प्रक्रिया शामिल होती है। देखिए जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। अपर्दन मानवीय क्रियाओं द्वारा भी होता है। अपर्दन मानवीय क्रियाओं द्वारा भी होता है। कैसे? गांवों, कस्बों, नगरों का जैसे जैसे विकास होता है तो भवनों या सड़कों के निर्माण के लिए जमीन से वनस्पति को साफ कर दिया जाता है। फलस्वरूप वर्षा काल में बहते जल के साथ भूमि की ऊपरी सतह कटकर बह जाती है। बहते जल द्वारा की गई इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन कहते हैं। अपर्दन एक गतिशील क्रिया है। यह अपक्षय से भिन्न है। जाहिर सी बात है, हम लोग जैसे कि हम बता चुके हैं कि अपक्षय और अपर्दन दोनों अलग अलग होते हैं। अपर्दन के लिए अपक्षय आवश्यक नहीं है। अपर्दन के लिए अपक्षय आवश्यक नहीं है। दोनों क्रियाएं एक साथ अथवा अलग अलग हो सकती हैं। अपक्षय अपर्दन में सहायक हो सकता है। अपर्दन के लिए अपक्षय आवश्यक नहीं है, लेकिन अपक्षय के लिए अपर्दन सहायक हो सकता है, परंतु अपर्दन का भाग नहीं है। अब देखते हैं निक्षेपण क्या होता है। निक्षेपण द्वारा भी धरातल में बाह्य रूप से बदलाव होता है। तो निक्षेपण क्या पर अपर्दन का परिणाम होता है। जब अपर्दन का जो परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। जैसे देखते हैं, ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों के वेग में कमी आ जाती है, ढाल में जब कमी होती है, ऐसी न हो के ऐसी होगी तो इस पे गिरने वाली चीज़ें बहुत अधिक वेग से, तीव्र वेग से गिरेगी और इससे गिरने वाली में वेग में कमी रहेगी। तो वेग में कमी आ जाती तो उनके द्वारा बहाकर लाए गए मलबे का किसी स्थान पर एकत्रीकरण निक्षेपण कहलाता है। प्रवाहित जल द्वारा, ये देखिए, ये प्रवाहित जल द्वारा अपर्दित हो रही हैं। ये जल द्वारा नदी का अपर्दन कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। नदी के अपर्दन कार्य के ढाल, इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, आप लोग कहीं इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत डीप में नहीं जाना है, समय बहुत कम है, तो हम नहीं चाहते हैं कि बहुत अधिक लंबा वीडियो हो। तो आप लोग देखिए, आप लोगों की जो भी इम्पोर्टेंट लगे हम पढ़ रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नदी का अपर्दन कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। नदी का अपर्दन कार्य नदी के ढाल, जल की मात्रा तथा वेग पर निर्भर करता है। इसलिए नदियाँ पर्वतीय भागों में अधिक अपर्दन करती हैं। इसके विपरीत मैदानी और डेल्टाई भागों में अधिक निक्षेपण होता है। नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण करती हैं। नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काट कर उसे गहरा करती हैं। ये देखिए, ये गहरा हो गया है ना, गहरा करती हैं। इससे अंग्रेजी में वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसे वी आकार की घाटी भी कहते हैं। जब वी आकार की घाटी गहरी और संकरी होती है तो उसे गार्ज कहते हैं। इसके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। भारत में हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के गार्ज दर्शनीय हैं। जलप्रपात, जब नदी के रास्तों में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं तो नदी का जल मुलायम चट्टानों को जल्दी काट डालता है। जब नदी के रास्ते में मुलायम चट्टानों की परतें मिलती हैं तो नदी का जल मुलायम चट्टानों को जल्दी काट डालता है, और जब कठोर चट्टानें मिलती हैं तो नदी का जल उन चट्टानों को जल्दी नहीं काट पाता है। कटाव के इस अंतर के कारण नदी की तलहटी ऊंची नीची हो जाती है। कहीं ऊंची है, कहीं नीची है। जहाँ पे मुलायम रहेगी वहाँ पे जल काट देगा, और जहाँ पे मुलायम नहीं, सख्त रहेगी, वहाँ पे नदी का बहाव या नदी का जल उसे नहीं काट पाता है। तो इसीलिए कहीं ऊंची कहीं नीची, इस तरीके से उसकी तलहटी रहती है। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जल कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल है। भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात शरावती नदी पर जोग, कुछ भारत के ये सब देखिए भारत के जलप्रपात हैं। कौन कौन से, इसको देखिए। भारत के कुछ जलप्रपात शरावती नदी पर जोग है, इसको नोट कर लीजिए। कावेरी नदी पर समुद्रम है। नर्मदा नदी पर कपिलधारा है। कपिलधारा को ही धुआंधार कहते हैं। ठीक। पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदानों में उतरती हैं, पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदानों में, ये देखिए
नीचे मैदानों में उतरती हैं तो उसकी गति मैदानों की ढाल कम होने के कारण धीमी पड़ जाती हैं। नदियाँ सीधे मार्ग न चलकर टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहने लगती हैं। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को, ये देखिए, नदियों जब टेढ़े मेढ़े रास्ते में बहने लगती हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, ये देखिए, अगर आप लोग में देखे रहेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा विसर्प किसे कहते हैं। देखिए सर्प के समान है, इसी से आप देख लीजिए, सर्प के समान है तो इसे ही विसर्प कहेंगे। जब नदियाँ इस तरीके से चलती हैं तो उसे विसर्प कहते हैं। नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति अधिक धीमी पड़ जाती है, क्योंकि वो जब ज़मीन पे आती हैं, धरातल पर आती हैं, तो उनमें ढलान बहुत अधिक नहीं होता है, जिससे वो नदियाँ क्या होती हैं कि उनकी बहने की गति धीमी पड़ जाती है। और जब धीमी जहाँ पड़ जाएगी, इस कारण नदी के मलबे का निक्षेपण होने लगता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। ये देखिए, जब पड़ गई हैं तो जल इधर इधर बहने लगा, हर जगह फैलने लगा मैदान में, और यहीं पे क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा व ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा जहाँ से गंगा आती है और एक दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और जब वो दोनों मिलती हैं तो एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो भारत का ही नहीं, जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि ये कौन निर्माण करता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। भूमिगत जल देखते हैं क्या होता है। आप जानते हैं कि वर्षा, आप लोग लिखते चलिए, इसको नोट करते चलिए, कम से कम हेडिंग नोट कर लीजिए और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। आप जानते हैं कि वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है। पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें मिलती हैं, जिसमें जल रिस कर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर दूर बहा ले जाता है, जिससे पहाड़ी में गुफा या सुरंग बन जाती है। ठीक, नीचे बनने वाली इस सुरंग की छत, जहाँ पर पानी टपकने से चूना जमा हो जाता है, उसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। स्टैलेक्टाइट के ठीक नीचे गुफा की सतह पर भी एक खंभे जैसा आकार इसकी छत है, और छत पर जहाँ पानी टपकता है, मान लीजिए यहाँ से अगर पानी टपक रहा है तो यहाँ से चूना जमा होने लगता है। तो एक क्या होता है, ये गुफा के नीचे, ठीक नीचे, जब यहाँ गुफा बनी हुई है तो उसके ठीक नीचे क्या होता है, एक खंभे के जैसा आकार बन जाता है। चूने से यहाँ खंभा बन जाता है। नीचे का आधार चौड़ा और ऊपर का भाग पतला होता है। जब चूना जमा होता है तो उसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं, और नीचे चौड़ा खंभा जो बन जाता है, वो जो नीचे चौड़ा होता है और ऊपर का भाग जो पतला होता है, उसे स्टैलेग्माइट कहते हैं। कभी कभी यह दोनों आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं, जिसे हेलेक्टाइट कहते हैं। चूने की चट्टानों वाले क्षेत्र में ऐसी आकृतियां पाई जाती हैं जिन्हें काष्ठ कहते हैं। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई हिमखंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद कहते हैं। पहाड़ी भाग में हिमानी सपाट, चौड़ी, खड़े ढाल वाली घाटियों का निर्माण करती हैं। इनका आकार यू आकार का होता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वी आकार की घाटी पढ़ी थी। पहले इससे बनी वी आकार की घाटी को हिमानी यू आकार की घाटी में बदल देती है। आप लोग अगर आगे अभी हम पढ़ाए हैं कि वी आकार की घाटी कैसे बनती है, वी आकार की घाटी को ही बदलकर ये यू आकार की घाटी में बदल देते हैं। इसका ढाल खड़ा तथा चौड़ा होता है। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देती हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे हिमोड़ कहेंगे। कब कहेंगे हिमोड़, जब इसका ढाल खड़ा होता है तथा तल चौड़ा होता है। जब हिमानी चट्टानों को घर्षित करके, मतलब चट्टानों को भी घर्षित करती हैं, उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा होता है तो उसे हिमोड़ कहते हैं। पवन, आपने गर्मियों के मौसम में आंधी और तूफानों को आते हुए देखा होगा। ये भी अपर्दन की क्रिया करते हैं। हवा एक स्थान से रेत उड़ाकर अपने साथ ले जाती है तथा जब यह चट्टानों से टकराती है तो धूल के कण चट्टानों पर टकराकर उन्हें कुरेद देते हैं, जिससे अपर्दन की क्रिया होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में इस प्रकार के अपर्दन अधिक होते हैं। जाहिर सी बात है, जब जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र रहेगा वहाँ पे धूल अपने साथ अधिक से अधिक कण उठा के हवा में ले जाएगी, और जब ये चट्टानों से टकराएंगी तो यहाँ पे अपर्दन अधिक होगा। ऐसे ऐसे हवा के द्वारा आई हैं और यहाँ पे अपर्दन अधिक होगा, क्योंकि इस हवा में रेत ज़्यादा रहेगी। बालू का स्तूप, मरुस्थलीय प्रदेश में जब पवन के मार्ग में कोई बाधा आती है तब पवन का वेग कम हो जाता है, जिससे पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरातल पर गिरकर बालू के टीले का निर्माण करते हैं। इसे ही बालू का स्तूप कहते हैं। ऐसी बात है, जब पवन के जैसे कि पवन उड़ रही है, ऐसे पवन चल रही है और
मरुस्थलीय क्षेत्रों में हम कह सकते हैं कि जैसे कि पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू का स्तूप कैसे होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो हवा में मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अधिकता क्या रहेगी, हवा में बालू के, जाहिर सी बात है वहाँ पे बालू की अधिकता ज़्यादा रहेगी। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवन अपने साथ बालू लेके चलती है तो क्या होता है कि जब यहाँ पे कोई अवरोध उत्पन्न हो तो हवा के वेग जो होता है वो कम हो जाता है और धीरे 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 ये बालू के कण यहीं इकट्ठा होने लगते हैं। यही जो बालू के कण इकट्ठा होते हैं इसे ही बालू का स्तूप कहते हैं। छत्रकशिला, छत्रकशिला का निर्माण हम देखते हैं कैसे होता है। पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल के कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस क्रिया में पवन निचले भाग को घिस देती है परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, जिसे छत्रकशिला कहते हैं। ये देखिए इमेज देखेंगे तो आप लोग समझेंगे। ये इमेज है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए, समुद्री लहरें। आपने देखा होगा कि आपके गांव के तालाबों में जब पशु स्नान करके बाहर निकलते हैं तो पानी की लहरें किनारों पर टकराती हैं और किनारों पर जमी मिट्टी की सतह को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। इसी प्रकार समुद्र की लहरें भी समुद्र तटों पर टकराती हैं तो तटों पर जमा मलबा भी अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जाती हैं और कभी कभी इस पदार्थ को थोड़ी दूर जमा कर देती हैं। लहरों द्वारा कटाव से खड़े कगार और जमाव से समुद्र तटों का निर्माण होता है। ऐसे तटों को क्या कहते हैं? ऐसे तटों को पुलिन कहते हैं। भारत में मुंबई का जुहू बीच, चेन्नई का मरीना बीच आदि पुलिन के प्रमुख उदाहरण हैं। समुद्र की लहरों के तट पर बार बार टकराने से तट का निचला भाग कट जाता है लेकिन तट के ऊपरी भाग खड़ा रह जाता है या समुद्र की ओर झुक जाता है, जिसे भृगु कहते हैं। यहाँ पे है कि ये देखिए, अगर आप इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। गार्ज किसे कहते हैं, विसर्प किसे कहते हैं? गार्ज हम लोगों ने आगे पढ़ाया था, पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी सकरी घाटी जो होती है उसे ही गार्ज कहते हैं। विसर्प बताए थे कि जब नदियाँ बहुत ज़्यादा मोड़ बना के बहती हैं तो उसे विसर्प कहते हैं। धरातल पे जो वाह्य कारक होते हैं हम उनको पढ़ा चुके हैं, किन किन चीज़ों से वाह्य परिवर्तन होते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोग कर ले जा रहे हैं तो आप लोग अच्छे से क्लास देखे हैं, पढ़े हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। अपना आप खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अक्षय कितने प्रकार का होता है ये हम लोगों ने बताया था, 3 प्रकार के बताए थे। जैविक अक्षय से आप क्या समझते हैं? जलप्रपात कैसे बनते हैं ये भी हम बताया था कि जहाँ पे चट्टानें ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, बहुत ठोस नहीं होती है, वहाँ पे जल का बहाव उन्हें ज़्यादा काट देता है, जिसे ऊंचा नीचा हो जाता है। और बालू का स्तूप बताए थे कि कैसे बालू का स्तूप बनता है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है ये भी बता चुके हैं, आगे पढ़ा चुके हैं। अक्षय अपर्दन, वी घाटी और वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी को हमने पढ़ाया। इन सब से क्या होता है? ये सब क्या है कि जब आपके चैप्टर में है कि मतलब धरातल का निर्माण कैसे हुआ है और उसमें उसके बदलते रूप क्या है, कैसे बदला है, तो आंतरिक और बाह्य, इस वजह से इसको आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। भौतिक एवं रासायनिक अक्षय यहाँ पे जोड़े बनाने के लिए दिया गया है। कैसे कैसे आप लोग इसको आप इसको रोक के वीडियो को क्लास को आप लोग इसको ज़रूर सॉल्व करिए। सॉल्व करने से अभी भी आगे आपने पढ़ा है वो कुछ इसमें बहुत कठिन नहीं है, आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए आगे हम दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, ज्योग्राफी 7 क्लास 7 ज्योग्राफी का ही NCERT की बुक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को PYQ और MCQ भी आगे करवाएंगे, इसीलिए क्लास हम जल्दी ले रहे हैं, बहुत जल्दी बताएं ताकि आप लोगों के कम टाइम में भी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, थैंक यू।